हेलो बच्चों। माय नेम इज संदीप उपाध्याय और मैं काफ़ी टाइम से 1991 से फिजिक्स का टीचर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे बच्चों को ऑफलाइन फिजिकली बच्चे आए और मैंने उनको पढ़ाया। उनमें से बहुत सारे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर्स बने। दे आर इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स और मैं उनको देखता हूँ, मैंने उनको हेल्प करी ऑफलाइन, उनको बहुत अच्छा लगा। बट सम ऑफ देम आर सजेस्टिंग मी, सर आप ऑनलाइन भी और दूसरे बच्चों को भी गाइड करो। तो मुझे लगा मैं तुम लोगों को ऑनलाइन भी कुछ गाइडेंस दे सकूं। इट इज माय फर्स्ट वीडियो ऑफ वेरी फर्स्ट चैप्टर। आप लोग भी 11 से 12 में आ चुके होंगे और ये चैप्टर पढ़ ही रहे होंगे, फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको बात बताऊं, ये जो बुक है मेरी फिजिक्स एट टिप्स, ये भी मेरी लिखी हुई है और काफी अच्छी है इफ यू गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस बुक। बट पहले मैं आपको कंटेंट, पूरा मटेरियल समझाता हूं कि कंटेंट है क्या। बेसिकली फिजिक्स क्लास 12 11th के कंपैरिजन में थोड़ा इजी है, क्योंकि बोर्ड का पेपर आता है एक फिक्स्ड पैटर्न पे। बट बोर्ड का भी पेपर बच्चों टफ आने लगा है। मैं लास्ट 3-4 ईयर से देख रहा हूँ बोर्ड का पेपर भी टफ आता है। उसमें असर्शन रीजन है, एमसीक्यूज हैं, एंड दोज आर ऑल टिपिकल क्वेश्चंस। तो आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, हर चैप्टर का डिटेल बताऊंगा, एमसीक्यूज कराऊंगा, सेशन रीजन बताऊंगा, थ्योरी बताऊंगा, एंड आई विल शेयर माय नोट्स आल्सो विद यू लेटर ऑन। उसके लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा मुझे, राइट? तो वी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 12 फिजिक्स, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक चार्ज। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये आपके यहाँ बेटा 8 मार्क्स की है सीबीएसई में। It covers two chapters: electric charge and fields. This is the first chapter of your NCERT, and the second chapter is electrostatic potential and capacitance. इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये वाला जो चैप्टर है ना बेटा, आप इसको बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो ग्रेविटेशन से, क्लास 11 के। वहां आपने देखा था मास किसी सब्सटेंस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी, ऐसे बेटा चार्ज भी किसी सब्सटेंस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। यहाँ पर चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, मास के चारों ओर ग्रेविटेशन फील्ड थी। ऐसे बेटा चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी पढ़ेंगे हम इसमें। चार्ज प्रोड्यूस कैसे करते हैं ये भी पढ़ेंगे। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ये भी पढ़ेंगे। और उन चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है, जिसको हम कूलम्स लॉ से डिनोट करते हैं, कूलम्स लॉ से एक्सप्लेन करते हैं, वो फोर्स भी पढ़ेंगे। तो सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहूं, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। वी डिनोट इट विद क्यू। चार्ज इज डिनोटेड विद क्यू। क्यू लिख देते हैं या स्मॉल क्यू लिख देते हैं, दोनों लिखते हैं। तो क्यू मीन्स चार्ज, राइट? हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी चार्ज होगा क्यू डिनोट करेंगे। और बेटा मैं आपको ये बात भी बता दूं, अगर चार्ज क्यू को हम ग्रेटर देन 0 लिखते हैं, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज। आपको ध्यान रखना है। क्यू लेस देन 0 लिखते हैं बेटा, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज। एग्जाम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं लिखा हुआ आएगा, बल्कि क्यू ग्रेटर देन 0, क्यू लेस देन 0, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसे बेटा सिमिलर चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं। अगर लाइक चार्जेस का मतलब Q1 Q2, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा होगा। और दोनों अगर पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट है ही 0 से बड़ा। तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हम लाइक चार्जेस कहेंगे बेटा उन्हें। और अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, तो अनलाइक चार्जेस कहेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट इट।
राइट बच्चों? तो चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? आपको मालूम है, चार्ज की एसआई यूनिट फ्रेंच साइंटिस्ट था ऑस्टिन डी कूलम, उनके नाम पर चार्ज की एसआई यूनिट पड़ी हुई। एसआई का मतलब इन एमकेएस सिस्टम। तो इन एमकेएस सिस्टम, एमकेएस और एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, COLOUMB, राइट बच्चों? और जैसे बेटा अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो स्टैट कूलम है। इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टैट कूलम और ईएसयू भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब आप लोगों ने पढ़ा है ना 11th क्लास में कि एसआई यूनिट ऑफ लेंथ वाज मीटर एंड सीजीएस यूनिट लेंथ की सेंटीमीटर थी, उनके बीच में रिलेशन था। सिमिलरली चार्ज की एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में भी रिलेशन है बेटा। और ये आपको याद रखना है कि वन कूलम is equal to 3 into 10 to the power 9 stat coulomb. Stat coulomb means ESU, electrostatic unit. तो आप याद रखेंगे, तो चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? Q से। ये सारी बातें क्लियर हो गई। Q ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव चार्ज, Q लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव चार्ज, Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो मीन्स लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। अब हम बात करते हैं कि चार्ज कभी आपने फील किया है? चार्ज को हमने फील किया है कभी? हाँ, फील किया है। जब हम रात को स्वेटर उतारते हैं विंटर्स में, तो आपने देखा होगा स्पार्कलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। वो होता क्या है बेटा कि हमारी बॉडी से जब वो स्वेटर वूल लगातार रब करती रहती है तो उस पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, और वो सिमिलर चार्ज जब आपस में टकराते हैं तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो चार्जिंग का मतलब हमने फील किया है। दूसरी बात बेटा, चार्ज का यूज हमारी डेली लाइफ में भी है। डेली लाइफ में कैसे? जैसे हमारा प्रिंटर होता है, प्रिंटर में हम पेपर को नेगेटिवली चार्ज करते हैं, इंक हमारी टोनर जो है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो वो एग्जैक्टली स्टिक हो जाती है वहां पर। तो हम चार्ज को बहुत सारी तरह से अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि चार्ज होता कहाँ है बेटा, किसी भी सब्सटेंस में चार्ज कहाँ होता है? तो आपने पढ़ा हुआ है कि चार्ज किसी भी सब्सटेंस में, आपने 9th 10th 11th में पढ़ा है कि ऑल सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और जब हम किसी एटम की बात करते हैं बेटा, तो एटम के अंदर आपने देखा है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में भी डिफरेंट, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, बट ऑल एटम्स आर न्यूट्रल। तो जब भी हम किसी एलिमेंट की बात करते हैं, हर एलिमेंट में एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग इन डिफरेंट ऑर्बिट्स लाइक दिस, लाइक दिस। तो किसी भी एलिमेंट का सिंबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ZXA से। सबसे शुरुआत यहां से करते हैं। किसी भी एलिमेंट के सिंबल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? ZXA से। और Z का मतलब होता है बेटा यहाँ पर एटॉमिक नंबर। Z का मीनिंग क्या है बच्चों? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, राइट? जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे आपने पढ़ा है ना, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स है, दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसलिए एटम न्यूट्रल होता है, राइट? ए की बात करें अगर हम बेटा, तो ए का मतलब है एटॉमिक मास इन एएमयू, इन एएमयू, और शॉर्ट में इसे यू लिख देते हैं।
एंड दिस ए जो है बेटा इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई आपको? तो हम बात करते हैं बेटा, जब भी किसी सब्सटेंस की बात करते हैं, ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, बाहर ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? अब बात करते हैं बेटा कि सपोज हमने किसी भी एलिमेंट का सिंबल ZXA ले लिया. जैसे हम बात करें बेटा, एक एग्जांपल दे देता हूं, 13Al27. दिस इज द सिंबल ऑफ एल्युमिनियम. एल्युमिनियम का जो सिंबल है बेटा, उसमें 13 क्या है? एटॉमिक नंबर है. तो 13 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब 13 Z है, और Z की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अब अगर हम बात करें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, आपने देखा 27. 27 क्या था? मास नंबर. और मास नंबर किसके इक्वल होता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो यहां से हम कह सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो आ गए इसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, these are 27 minus 13. It means these are 14 न्यूट्रॉन्स. राइट बच्चों? क्लियर हो गई बात? तो 27 इज द मास नंबर, और हम ये कह सकते हैं बेटा कि 27 इज द मास ऑफ वन एटम. वन एटम ऑफ एल्युमिनियम इन एमयू. ये भी है. और ये क्यों कर रहे हैं बेटा? नंबर ऑफ मास दो एक जैसी चीजें नहीं है, बट फिर भी हम इसलिए कह रहे हैं बेटा क्योंकि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली 1U होता है. दैट्स वाई जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं बेटा, मास ऑफ वन प्रोटॉन और मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1U मानते हैं. तो जितने प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स हैं उतना ही मास हो गया किसी एटम का U में. गॉट इट? क्लियर हो गई बात? तो चार्ज के बारे में हम सबसे पहले अगर पढ़ते हैं, चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट. इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट. चार्ज जब रेस्ट पे होता है बेटा, तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. लाइक मास के चारों ओर ग्रेविटेशन फील्ड थी, आपने क्लास 11 में पढ़ा था. उस ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला था Gm/r². सिमिलरली किसी चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ/r². तो इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो है, इसमें हम पूरा यही पढ़ेंगे, चार्ज एट रेस्ट. अब चार्ज रेस्ट पर होता है तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर हम रखते हैं तो उस पर फोर्स लगने लगता है. वो फोर्स डिपेंड करता है कि नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्टिव होगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव होगा. बेसिकली डिपेंड करता है कि सोर्स चार्ज क्या है. बच्चों बात क्लियर हो गई? तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है बेटा, फर्स्ट चैप्टर, इसमें सारा सारा कंटेंट जो आप पढ़ेंगे उसमें चार्ज एट रेस्ट ही होगा. सेकंड चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसमें चार्ज की वजह से सराउंडिंग में पोटेंशियल भी बन जाता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जिसे आपने 11th में पढ़ा था, किसी मास के चारों ओर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था. मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूं बेटा. ये सपोज मास था, इससे r डिस्टेंस पर p पॉइंट है सपोज, और इस p पॉइंट पर ग्रेविटेशन फील्ड होती थी Gm/r², और ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता था -Gm/r. शायद आपको याद हो. इन द सिमिलर वे इस चैप्टर में किसी सोर्स चार्ज के चारों ओर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, बिल्कुल वही तरीके से KQ/r². और ऐसे बेटा चारों ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी होता है KQ/r. दोनों का डिनोट करने का मेथड सेम है. तो सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है वो चार्ज एट रेस्ट के बारे में. रेस्ट का चार्ज जब होता है तो चारों इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फर्स्ट चैप्टर में कूलम्स लॉ से भी निकालेंगे. ये जो है
कूलम्स लॉ की हेल्प से भी निकालेंगे। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक और तरीके से निकालेंगे। वो तरीका क्या होगा बेटा? गॉस थ्योरम, जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना आसान बना दिया। अब कई जब चार्ज का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज किसी वायर पे है, पॉइंट चार्जेस नहीं है, चार्ज किसी शीट पर है, चार्ज किसी स्फीयर की सरफेस पर है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाते के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि के क्यू बाई आर स्क्वायर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ओनली। तब हम यूज करते हैं गॉस थ्योरम, और वेरी स्पेशल केस है, उसमें चार्ज, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान हो जाता है जब चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक सिमेट्रिक टाइप का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तब हम गॉस थ्योरम यूज करते हैं, और गॉस थ्योरम से फटाफट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आती है किसी भी जगह। राइट बच्चों? तो आपने नोट कर लिया? जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे की चीज बताता हूं। तो बच्चों, मैं उस चार्ज के इंट्रोडक्शन को ही कंटिन्यू करता हूं। अभी मैंने आपको चार्ज का डिटेल इंट्रोडक्शन दिया। चार्ज होता क्या है, किसी भी एटम के अंदर चार्ज कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज कहाँ होता है। अब मैं एक और चीज बता दूं बेटा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि करंट जो है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, दैट इज क्यू बाई टी। तो अगर हम देखें बेटा, क्यू को आई टी लिख सकते हैं। अब डायमेंशन यूनिट तो हमने पढ़ ली, चार्ज की यूनिट कूलम है, सीजीएस यूनिट भी पढ़ ली। अब चार्ज की डायमेंशन भी होती है बेटा, डायमेंशन जो आपने 11th में पढ़ी थी, आपने पढ़ा था ना एमएलटी के टर्म्स में, और समटाइम ए भी आता था। तो ए यहीं से आता है बेटा। आई को हम ए से डिनोट करते हैं और टी को कैपिटल टी। डायमेंशन हमेशा कैपिटल लेटर्स में होती हैं, ये ध्यान रखना, भूलना नहीं है। तो क्यू को हम ए इंटू टी से भी डिनोट करते हैं। राइट बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम देखें बेटा, चार्ज अगर पॉइंट चार्ज है तो एक बहुत छोटा सा चार्ज होगा, एक पॉइंट की फॉर्म में होगा। और अगर बेटा चार्ज किसी सब्सटेंस पे कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो पॉइंट चार्ज बहुत सारे पॉइंट चार्जेस का कलेक्शन होगा। अब सिंगल चार्ज नहीं होगा, इट विल नॉट बी ए सिंगल पॉइंट चार्ज, देयर विल बी ए कलेक्शन ऑफ सो मेनी चार्जेस। तो तीन टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा। अब जैसे सपोज ये थिन रॉड है बेटा और लॉन्ग रॉड है, एल लेंथ है बेटा, और इस पे टोटल चार्ज क्यू है। तो सबसे पहले आता है टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो टर्म यूज करते हैं उसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है बेटा? चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। राइट बच्चों? इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी बेटा? ऐसा यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट होगी कूलम पर मीटर। अब बात करें बेटा, अगर हम चार्ज पर यूनिट लेंथ, सपोज एक रिंग ही है आपके पास, रिंग है और रिंग पर चार्ज है बेटा, और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है आपको, क्यू चार्ज है टोटल, आर रेडियस की रिंग है बेटा। तो हम लिख सकते हैं लैम्डा की वैल्यू क्यू बाई एल। एल क्या है यहाँ पर? 2 पाई आर। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? यहां से लैम्डा इंटू 2 पाई आर, लैम्डा इंटू 2 पाई आर। तो फर्स्ट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बात कर रहे हैं वो हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। दिस इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। राइट बच्चों? तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के अलोंग भी होता है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटा किसी सरफेस पे भी होता है, और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी चीज के वॉल्यूम में भी होता है।
बट जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कंडक्टर के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, वॉल्यूम में नहीं हो सकता, क्योंकि सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं और कंडक्टर चार्ज का फ्लो अलाउ करता है। तो सारे के सारे चार्जेस रिपेल करके उसकी आउटर सरफेस पे आ जाते हैं। तो वॉल्यूम में चार्ज जब भी होगा तो वो डाइलेक्ट्रिक्स या इंसुलेटर्स के अंदर होगा, कंडक्टर के अंदर नहीं होगा। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। तो ठीक है, उसी बात पे आ जाते हैं हम, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। द टर्म यूज हियर इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऐसे बेटा, दिस वाज रिंग, दिस वाज रिंग, रिंग के ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी, रिंग एक थिन रॉड की तरह, थिन रॉड से ही हम रिंग बना सकते हैं बेटा। तो इस पर लैम्डा की वैल्यू क्यू बाई टू पाई आर, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू टू पाई आर। दूसरा टर्म आता है बेटा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है बेटा? जब चार्ज किसी बॉडी की, किसी सब्सटेंस की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे सपोज कोई कंडक्टर है बेटा, दिस इज सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर। अगर हम इसको चार्ज देंगे तो चार्ज इसके वॉल्यूम में नहीं रुकेगा, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। किसी भी शेप का कंडक्टर हो, किसी भी शेप का कंडक्टर है, नॉट सिमेट्रिकल, स्फेरिकल, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी शेप का कंडक्टर हो, सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाता है। तो यहां पर जो हम टर्म यूज करते हैं बेटा, वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, दिस इज क्यू बाई ए। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, ऐसा यूनिट बताओ? दिस इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। राइट, क्लियर हो गई बात? आप वीडियो पॉज करके सब कुछ नोट भी कर सकते हैं, एवरीथिंग इज हियर, बट मैं कंटिन्यू करूंगा बेटा पढ़ाना। तो इसी टाइप से मैं आपको बताता हूं बेटा। जैसे सपोज ये शीट है, ये थिन शीट है, थिन शीट है, इस पर भी चार्ज है। इसमें सिग्मा फिर से क्यू बाई ए क्या है बच्चों? इसका एरिया, और इस पर टोटल चार्ज क्यू है। ऐसे बेटा अगर ये शीट नेगेटिवली चार्ज होती, ये शीट नेगेटिवली चार्ज होती, तो इसका सिग्मा लिखते हैं हम माइनस क्यू बाई ए, माइनस क्यू चार्ज होता है। गॉट इट? समझ में आ गई ये बात सबको? तो पहला हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, फिर हमने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब किसी एरिया पे, 2D एरिया मतलब कोई सरफेस, क्लियर है? तो ऐसे ही अगर हम बात करें बेटा थर्ड टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, और थर्ड टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम मैंने आपको बताया किसी भी कंडक्टर के वॉल्यूम में चार्ज स्टे नहीं कर सकता, सारा का सारा चार्ज सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं और कंडक्टर चार्ज के फ्लो को अलाउ करता है, तो सारा का सारा चार्ज उसकी आउटर सरफेस पे आ जाता है। तो चार्ज वॉल्यूम में जो रुकता है बेटा, वो इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स मींस डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब जैसे पेपर, ग्लास, सिल्क, माइका, वाटर, प्योर वाटर, ये सब क्या है बेटा? ऑल दीज आर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस जिसमें चार्ज वॉल्यूम में भी रुक सकता है। तो हम अब थर्ड टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, विच इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बच्चों रो से रिप्रेजेंट करते हैं, we represented rho and this rho is q by v। v क्या है इसमें? वॉल्यूम। v क्या है बेटा? वॉल्यूम। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट क्या है बेटा इसकी? कूलम पर मीटर क्यूब। गॉट इट? समझ आया? अब सपोज कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग अभी मैंने बताया, नॉन कंडक्टिंग को डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। तो कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा, अगर रेडियस r का,
आर रेडियस है, इसके वॉल्यूम में भी चार्ज रुक सकता है। दिस दिस वी हैव शोन इनसाइड द वॉल्यूम। तो यहां पर जो टर्म आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, Q अपॉन V, और V क्या होगा बेटा इसका, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V? तो टर्म जो यूज होगा बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Q अपॉन V, और Q अपॉन V का मीनिंग क्या होगा बेटा, दिस इज Q बाई V। यहाँ V क्या होगा बेटा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा इसका 4/3 πr क्यूब। बच्चों बात समझ में आ गई? तो टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर समझ में आ गया। टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जब चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड लेंथ के अलोंग भी हो सकता है, किसी बॉडी के सरफेस पे भी हो सकता है, और किसी सब्सटेंस के अंदर भी हो सकता है। इसको हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे। गॉट इट? समझ में आया बच्चों? ये क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा चार्ज प्रोड्यूस कैसे करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो चार्ज प्रोड्यूस करने के जो तरीके बेटा, अभी मैं आपको बता रहा था, किसी भी एलिमेंट का सिंबल अगर ZXA है, और Z का मतलब एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और A का मतलब मास नंबर है विच इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपने देखा है बेटा कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पे चार्ज होता है, बट उस चार्ज को हम निकाल नहीं सकते। प्रोटॉन कैन नॉट बी got out from the nucleus. It is very difficult to break the nucleus. It needs large amount of energy which we cannot provide by easy means. तो हमारे पास इजी मीन्स रह गया सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल। तो अब आप सोच लो, ये सारे प्रोसेस जो हैं चार्जिंग के, सारे प्रोसेस जो हैं चार्जिंग के, इसमें चार्जिंग बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है। चाहे वो चार्जिंग बाई रबिंग ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो चार्जिंग बाई इंडक्शन है, या चार्जिंग बाई कांटेक्ट है। कांटेक्ट का मतलब एक चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी से टच करते हैं, तो उस बॉडी का कुछ चार्ज दूसरी बॉडी पे चला जाता है। डिपेंड करता है, अगर दोनों का साइज सेम है, दोनों का साइज सेम है, तो चार्ज जब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। तो अगर दोनों का साइज सेम है, तो दोनों पर जो टोटल चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बात जरूर ध्यान रखनी है आपने। चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जब ही होगा जब दोनों का साइज सेम होगा, बिकॉज चार्ज को चार्ज का मोशन जब तक होगा जब तक कि दोनों पर पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। गॉट इट बच्चों? तो सबसे पहले चार्जिंग बाई रबिंग, रबिंग की बात जब हम करते हैं बेटा, तो मैं आपको बात बताऊं, हम जब विंटर्स में तुमने देखा है ठंड लगती है, हम तो हाथ को रब करते हैं। रब करने से हीट प्रोड्यूस होती है और हमको अच्छा लगता है। तो इन द सेम वे जब हम रब करते हैं, वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो हीट एनर्जी जब दो सब्सटेंस को रब करते हैं अलग अलग टाइप के, तो वो हीट एनर्जी जिसमें भी, जिस सब्सटेंस में भी इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती है और दूसरे को दे देती है। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और हल्की भी हो जाएगी, लाइटर इन वेट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी होता है। और जिस पर गए बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और भारी हो जाएगी। बच्चों बात समझ आ गई? तो चार्जिंग बाई रबिंग ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू। इसकी भी दो एग्जांपल्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में हैं, कि ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस फिनोमेना से हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चार्जेस की समझेंगे। हमें समझ में आएगा कि चार्ज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, वो इसी फिनोमेना से आपको बहुत क्लियर हो जाएगी। दूसरा होता है बेटा चार्जिंग बाय इंडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसमें भी, इसको भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इसमें क्या होता है बेटा, हम रब नहीं करते, टच नहीं करते, हम सिर्फ पास लाते हैं, और पास लाने से ही चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। और फिर हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज करते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी या तो नेगेटिवली चार्ज हो जाए या पूरी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, राइट। बट वो जो इंडक्शन का प्रोसेस है वो दो सब्सटेंस में होता है बेटा, कंडक्टर्स में और इंसुलेटर्स में भी।
कंडक्टर्स में हम जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट इंसुलेटर्स में जो हम चार्ज बॉडी को, जैसे आपने देखा होगा हम कॉम को ड्राई हेयर से रब करते हैं तो कॉम पर चार्ज आ जाता है। हम पेपर पीसेस को पास लाते हैं उसके, तो पेपर को अटैक करता है, वो इंडक्शन ही है, बट पेपर डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर नहीं है। तो पेपर पर जो चार्ज आया वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल से नहीं आया। वो जो फिनोमेना होगा वो फिनोमेना होगा डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सेकंड चैप्टर में। थर्ड स्टेप जो है चार्जिंग बाय कांटेक्ट। कांटेक्ट मैंने आपको बताया कि एक चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी के पास लाते हैं या दोनों को वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो चार्ज का फ्लो जब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। राइट बच्चों? तो सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं हम, चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आई विल एक्सप्लेन इट। चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा। तो अभी मैंने आपको बताया कि रब करने पे चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जब भी किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है जिसका वर्क फंक्शन कम है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है। क्लियर है? तो इसमें मैंने एग्जांपल दिया आपको बेटा एक, सपोज हमने कोई ग्लास रॉड ली और उसको सिल्क क्लॉथ से रब कर लिया, दिस इज सिल्क क्लॉथ। और रब करने पर मान लो बेटा ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड थे, यानी ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन कम था, तो इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ पे चले गए। बच्चों बात समझ में आ गई? और सपोज बेटा 10 इलेक्ट्रॉन चले गए ग्लास रॉड से, 10 इलेक्ट्रॉन चले गए सिल्क क्लॉथ पर। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई? तो आप देखोगे बेटा कि इनिशियल चार्ज ग्लास रॉड पर या सिल्क पर, दोनों पर जीरो था, कोई चार्ज नहीं था, दोनों का चार्ज जीरो था, और उन दोनों चार्जेस का सम भी जीरो था, सम भी जीरो था। सिमिलरली अब बेटा ग्लास रॉड ने 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद ग्लास रॉड का नया चार्ज क्यू ए डैश लिखा हूं मैं। डैश का मतलब नया चार्ज, नया चार्ज का मतलब पहले जीरो चार्ज था, 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 10 इलेक्ट्रॉन निकलने का चार्ज मतलब 10 ही, और 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए बेटा तो उस पर चार्ज क्या आ गया? प्लस 10 ही। ये नया चार्ज हो गया ग्लास रॉड पर। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई? ई आपको पता ही है, ई की वैल्यू आपको पता ही, ई का मैग्नीट्यूड रखना है साइन के साथ नहीं, ई का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब दिस विल बी 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। गॉट इट? सिमिलरली अगर हम सिल्क क्लॉथ पर देखें बेटा, तो सिल्क क्लॉथ पर जो चार्ज आया नया, जीरो था, उस पर आए 10 इलेक्ट्रॉन आए तो ऐड करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या आ गया बेटा? -10 ही, तो उसका चार्ज हो गया, टोटल चार्ज हो गया -10 ही, जबकि सिल्क क्लॉथ का चार्ज +10 ही है। अब दोनों के चार्जेस का सम देखें बेटा, अगर हम क्यू ए डैश प्लस क्यू बी डैश देखें, नया चार्ज का सम, तो फिर से 10 ही प्लस -10 ही, और उनका सम फिर से क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो ये जो आपने देखा बेटा कि क्यू ए प्लस क्यू बी भी जीरो था, इनिशियल चार्ज भी जीरो था, फाइनल चार्ज भी जीरो है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सामने आई चार्ज की, चार्ज को हम प्रोड्यूस ही कर सकते हैं, पूरे यूनिवर्स का चार्ज कांस्टेंट है। तो चार्ज का सम पहले भी जीरो था और बाद में भी जीरो है, सिर्फ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इज दैट क्लियर? ऐसे ही बेटा एक और एग्जांपल है इसी टाइप से, यहाँ तो हमने ग्लास आउट को सिल्क से रख दिया, ऐसे एक और एग्जांपल है जो हम एबोनाइट, एबोनाइट इज ए काइंड ऑफ प्लास्टिक को वूल से रब करते हैं, वूल या फर एक ही बात है। तो एबोनाइट रॉड का चार्ज नेगेटिव हो जाता है, वूल का चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। याद रखेंगे, सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल है। एबोनाइट को हम, एबोनाइट रॉड, एबोनाइट काइंड ऑफ प्लास्टिक, किससे रब किया हमने बेटा? वूल से। तो इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, मान लो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए,
तभी तो रॉड नेगेटिवली चार्ज होगी और वूल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस पर जो चार्ज आ गया, इस पर नया चार्ज ए वाले पर क्यू ए डैश 0 था, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए -4e, इसका चार्ज -4e आ गया। ऐसे ही बेटा वूल का चार्ज क्यूबी डैश 0 था, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए उसने -4e, तो उसका चार्ज हो गया बच्चों +4e। क्लियर है? तो चार्जिंग बाई रबिंग और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आपको क्लियर हो गया। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। जब दो बॉडीज को रब करते हैं, वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो हीट एनर्जी इतनी कैपेबल हो जाती है, इन दोनों सब्सटेंस में से जिसमें भी इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है, जिसका वर्क फंक्शन कम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, दूसरे पाए जाते हैं। तो जिस पर इलेक्ट्रॉन आए वो नेगेटिवली चार्ज हो गए, और जिस पर इलेक्ट्रॉन गए वो, जिससे इलेक्ट्रॉन गए वो पॉजिटिवली चार्ज हो गए। गॉट इट बच्चों? दूसरा फिनोमेना देखते हैं हम, चार्जिंग बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन में हम क्या करते हैं बेटा, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया, इसमें हम तो चार्जिंग बाई इंडक्शन में बेटा मैंने आपको बताया टच नहीं करते। देखो पहली एग्जांपल मैंने ये पीडीएफ दिखाया आपको, पहली एग्जांपल, ग्लास रॉड को हम मेटल स्फीयर के पास लाए, ग्लास रॉड को हमने पहले रब किया सिल्क से, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया, मेटल स्फीयर के पास लाए, ग्लास रॉड को मेटल स्फीयर के पास लाए। बेटा एक्सप्लेन कर देता हूं, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज थी जब हमने सिल्क से रब किया था। मेटल स्फीयर, मेटल इज ए गुड कंडक्टर। अब मैं बताता हूं बेटा, कंडक्टर पे भी दो टाइप के चार्जेस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री चार्जेस। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बेटा ऑल कंडक्टर्स आर कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के। अब जब किसी सब्सटेंस से, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं बेटा बाहर, तो वो एटम पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाता है, और आयंस मूव नहीं करते, इसलिए हम उन्हें बाउंड चार्जेस कहते हैं। बट बाउंड चार्जेस भी चार्जेस हो तो उनका सेंटर हट जाता है, उनका सेंटर हट जाता है, चार्ज नहीं हटते, उनका सेंटर हटता है। तो बेसिकली बेटा जब हम बात करें ग्लास रॉड को हम पास लाए किसी मेटल स्फीयर से, यहां से आप देखो तो ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स को अटैक किया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा, और पॉजिटिव चार्ज, बाउंड चार्जेस का सेंटर रिपेल हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होता है बेटा, देखो दूसरी चीज देखो, अब हमने क्या करा बेटा, यहां पर इस ग्लास रॉड को सामने ही रखा, ग्लास रॉड नहीं हटाई, ग्लास रॉड नहीं हटानी है, ग्लास रॉड सामने ही है, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज था, मेटल के यहां फ्री इलेक्ट्रॉन से, यहां बाउंड चार्जेस से, बाउंड चार्जेस। अब हमने क्या करा बेटा, इस वाले एंड को, ये वाला एंड, इसको हमने अर्थ कर दिया। अब अर्थिंग जब हम करते हैं ना बेटा, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं अर्थिंग का। अर्थ पूरी इटसेल्फ इज ए नेगेटिवली चार्ज स्फीयर, और अर्थ के नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए, और इसका पोटेंशियल हम जीरो भी मानते हैं, अर्थ का पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं। तो अर्थ के नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए साइंस कहती है बेटा 50,000 प्लेसेस पर, ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली 50,000 प्लेसेस पर बिजली गिरती है अर्थ पर, पूरी अर्थ पर, इन 24 आवर्स, उसका नेगेटिव चार्ज मेंटेन करने के लिए। क्योंकि हम सारी की सारी चीजों को अर्थ करते हैं, हर चीज को हम अर्थ करते रहते हैं, जब हम किसी चीज को अर्थ करते हैं तो उसके अर्थ के चार्ज को खत्म करते रहते हैं, और अर्थ के चार्ज को खत्म करने के लिए ही अर्थ, जब नेचर जो हेल्प करती है इसमें, तो 50,000 प्लेसेस पर बिजली गिरती है। तो अर्थ का पोटेंशियल हमने जीरो माना हुआ है, और जिस एंड को हम अर्थ करते हैं, अर्थ का ये सिंबल है बेटा, दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग। अर्थ के सिंबल को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो जब हम अर्थ कर रहे हैं, यहां पर तुमने देखा पॉजिटिव चार्ज था, तो इसका मतलब यहां पॉजिटिव पोटेंशियल था। अर्थिंग करी हमने, जिस एंड को अर्थ करते हैं, अर्थ उसका भी पोटेंशियल जीरो करने की कोशिश करती है, और जीरो करने के लिए अर्थ ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। तो देखो यहां भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, यहां भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। अब अर्थ ने बेटा जब इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। देखना है आप, देखो इस पीडीएफ में देखो आप, इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो इसका
पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब फाइनली क्या करा बेटा हमने, ये जो रॉड थी हमारी, ग्लास रॉड, ये ग्लास रॉड जो थी, अर्थ इस मेटल स्फीयर का हमने पॉजिटिव चार्ज तो खत्म कर ही दिया, अब रह गया नेगेटिव चार्ज। अब हमने क्या करा बेटा, धीरे धीरे ये ग्लास रॉड हटाई, तो हमने देखा ये मेटल स्फीयर का जो नेगेटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन जो एक ही तरफ थे, वो सारे के सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और ये सब चीजें बेटा जब ही पॉसिबल है जब आप इन सब स्फीयर को एक इंसुलेटेड स्टैंड पे रखो। ये जरूरी है, ध्यान रखना है, इंसुलेटेड, ताकि इसका चार्ज अर्थ में ना जाए। इंसुलेटेड स्टैंड पर रखना है हमने। तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गई, पूरी मेटल स्फीयर नेगेटिवली चार्ज हो गया, एब्सोल्युटली नेगेटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल है, दूसरी एग्जांपल में हमने क्या करा बेटा, एबोनाइट रॉड लाए। एबोनाइट रॉड किससे रब करके लाए, मैंने बताया था पिछली बार, किससे रब करा हमने, वूल से। तो एबोनाइट रॉड पे कैसा चार्ज आ गया था, नेगेटिव चार्ज आ गया था। और इस रॉड को जब हम बात पास लाए बेटा, एबोनाइट रॉड को हम लाए मेटल स्फीयर के पास। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा बेटा, बाउंड चार्जेस के सेंटर को अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन के रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए। फिर से हमने क्या करा बेटा, एबोनाइट रॉड वहीं रखी, एबोनाइट रॉड वहीं रखी हमने, और ये जो चार्ज है बेटा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस वाली साइड को हमने अर्थ कर दिया। अब यहाँ कैसा पोटेंशियल था बच्चों, नेगेटिव पोटेंशियल था, नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव पोटेंशियल था। और जिस एंड को हम अर्थ करते हैं, अर्थ उसका भी पोटेंशियल जीरो करने की कोशिश करती है। तो अर्थ ने अब इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया। अब जब नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, अर्थिंग भी हटा दी हमने और फाइनली ये रॉड भी हटा दी, तो हमने क्या देखा बेटा, इस मेटल स्फीयर का पूरा चार्ज जो एक ही तरफ था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत बढ़िया तरह से। थर्ड पॉइंट जो है बेटा, इसमें हमने अर्थिंग की जरूरत ही नहीं दिखी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सरप्राइजिंग, इसमें हमने अर्थिंग की जरूरत ही नहीं दिखी। इसमें हमने क्या किया, ग्लास रॉड को पास लाए, दो मेटल स्फीयर। थर्ड फिगर जो है बेटा, आपको इसमें अर्थिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, शो इट टू यू, देखो, यहां से देखो आप, विजिबल है आपको, देखो। यहां पर हमने क्या करा बेटा, ग्लास रॉड को दो मेटल स्फीयर के पास लाया और मेटल स्फीयर आपस में टच कर रहे हैं, तो दोनों के फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ गए, दोनों के बाउंड चार्जेस अलग हो गए, रिपेल हो गए, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो गए। फिर हमने क्या करा बेटा, ग्लास रॉड वहीं रखी, धीरे धीरे इन मेटल स्फीयर को अलग किया, अब अर्थिंग ही हुई, देयर इज नो प्रोसेस ऑफ अर्थिंग। अब हमने धीरे धीरे इन मेटल स्फीयर को अर्थ किया, तो आपने देखा कि इसका जो चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज एक ही तरफ था, वो सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ऐसे इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक और फिगर इसी में मैं आपको समझा दूं, जैसे बेटा सपोज जैसे ग्लास रॉड लाए बेटा, ग्लास रॉड लाए, अब तीन मेटल स्फीयर कांटेक्ट है, ए बी सी, ये तीनों कांटेक्ट में रखे हुए हैं, तो तीनों के इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ अटैक्ट हो गए, तीनों का पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया बेटा। और हम धीरे धीरे जब इनको अलग करते हैं तो हम क्या देखते हैं बेटा, ए वाला पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज हो गया, बी वाला पूरा का पूरा न्यूट्रल रहा, जबकि सी वाला पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ग्लास रॉड को सामने रखकर ही अलग करते हैं, अगर ग्लास रॉड हटा लेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पहले तो हम ग्लास रॉड बाद में हटाते हैं, पहले इनको अलग करते हैं। बच्चों बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई, ये सारी बातें क्लियर हो गई आपको। तो मेरे कहने का मतलब है बेटा कि हमने अभी देखा कि हम चार्ज कैसे कैसे प्रोड्यूस करते हैं, चार्जिंग बाई रबिंग थी, चार्जिंग बाई इंडक्शन था, एक और देखते हैं हम थर्ड स्टेप, जिसमें हम चार्जिंग बाई कांटेक्ट की बात करते हैं। चार्जिंग बाई कांटेक्ट, चार्जिंग बाई कांटेक्ट का मतलब टच करते हैं, जो मैं बता रहा था ना आपको, जब टच करते हैं तो चार्ज बॉडी का चार्ज दूसरी बॉडी को ट्रांसफर हो जाता है,
कब तक होता है? जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ऐसा नहीं है। पोटेंशियल सेम होगा तभी चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सपोज बेटा जैसे ये मेटल स्फीयर है, अगर हम देखें बेटा ये मेटल स्फीयर है, सपोज ये मेटल स्फीयर है बेटा ए, इस पे क्यू चार्ज है, इसकी रेडियस आर है, इसको टच करते हैं या वायर से कनेक्ट करते हैं दूसरे स्फीयर से, दूसरा स्फीयर बी है जिस पर इनिशियल चार्ज 0 था, कोई चार्ज नहीं था, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले स्फीयर पे जाएगा। और कब तक जाएगा बेटा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। और पोटेंशियल v होता है के क्यू बाई आर, वो डिपेंड करता है साइज पे। अगर दोनों की रेडियस सेम है तो क्या होगा फाइनली जब हम देखेंगे तो ए वाली बॉडी पर चार्ज आ गया q/2, पॉजिटिव चार्ज आ गया ए वाली बॉडी पर बेटा। ऐसे बी वाली बॉडी पर भी चार्ज आ गया, वो भी q/2। तो दिस इज चार्जिंग बाई कॉन्टेक्ट। टच करने पे चार्ज ट्रांसफर हुआ, टच करें या वायर से कनेक्ट कर दें, एक ही बात है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, आप पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, जिसमें हम दो बॉडीज को, दो कंडक्टिंग बॉडीज को वायर से कनेक्ट करते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने कि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जब ही होगा जब दोनों का साइज सेम होगा। और साइज अगर सेम है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वली, यानी इस पे q/2 आ गया और इस पे भी q/2 आ गया। अगर साइज सेम नहीं होता तो चार्ज इक्वल नहीं आता है। इट विल डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। राइट बच्चों, क्लियर है? तो वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा डिटेल में कि कब चार्ज अनइक्वल जाता है, यानी दोनों पे इक्वल ही नहीं होगा। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई। और इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आज की जो कॉन्टेक्स्ट था, सारी चीजें अब मैंने आपको समझाई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है चार्ज की। और चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, जो अभी हमने पढ़ा चार्जिंग बाय रबिंग, उसी में चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज आ गई। सारी की सारी बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज की उसी में आ गई। और वो जो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की थी बेटा, सबसे पहले था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। बहुत ही सिंपल का मतलब, चार्ज अगर बेटा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से प्रोड्यूस हुआ होगा तो इलेक्ट्रॉन या तो एक गया होगा, दो गया होंगे, ढाई गए होंगे, नहीं जा सकते ना, 3.5 तो नहीं जा सकते। इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज जाएंगे। तो वो ही कहता है बेटा कि क्यू जो है किसी भी बॉडी का चार्ज प्लस माइनस एन ही होता है। एन इज द इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। बच्चों बात समझ में आ गई? तो किसी भी बॉडी पर जब चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होगा, इलेक्ट्रॉन होल नंबर में जाएगा, आधा फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, तो क्यू को हम एन ही लिखते हैं। अब इस बात से बेटा हमें और एक और बात क्लियर हुई कि अगर किसी बॉडी पर मिनिमम चार्ज की बात करेंगे, मिनिमम चार्ज, तो मिनिमम तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन तो जाएगा ही, मिनिमम तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा ही होगा। तो किसी भी बॉडी पर अगर मिनिमम चार्ज होगा तो प्लस माइनस ई होगा, या तो प्लस ई होगा या माइनस ई होगा, डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन गए हैं या आए हैं। गॉट इट? इसी से हम 1 कूलम की भी डेफिनेशन दे सकते हैं। 1 कूलम वेरी सिंपल। 1 कूलम क्या आ गया बेटा? Q इज इक्वल टू एन को ही हम यूज करें, Q इज इक्वल टू एन को, Q की जगह 1 कूलम लिखते हैं बेटा, एन ई की वैल्यू हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रखते हैं। तो n की जो वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 6.25 इंटू 10⁻18 आती है। यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज 1 कूलम है। इतने इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज 1 कूलम है। इट इज नॉट, पूरी अर्थ पे भी चार्ज 1 कूलम नहीं होता। पूरी अर्थ जब कहीं थंडिंग होती है, बिजली गिरती है, तो कहीं चार्ज गिरता है बेटा 4-5 कूलम। आपने पढ़ा होगा हिल्स पर बिजली गिरती है तो 4-5 कूलम चार्ज, और सिमिलर टाइप का चार्ज जब गिरता है तो वो स्पार्क प्रोड्यूस होता है, उससे आग भी लग जाती है, और बल्क में पानी भी गिरता है, पानी के फॉर्म में वो चार्ज गिरता है। तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज 1 कूलम है। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? बात तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब समझ में आ गया कि चार्ज अगर किसी भी बॉडी पे होगा तो पैकेट्स के फॉर्म में होगा, उस पैकेट में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। गॉट इट?
दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज। अभी मैंने फिर बताया, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब हम चार्जिंग बाय रबिंग पढ़ रहे थे तो अभी हमने देखा था ग्लास रॉड और सिल्क दोनों अनचार्ज थी, दोनों पे टोटल चार्ज जीरो था। आफ्टर रबिंग भी दोनों पे टोटल चार्ज जीरो है। तो क्यूए प्लस क्यूबी, ऐसे ही बेटा क्यूए डैश प्लस क्यूबी इज इक्वल टू जीरो। तो व्हाट आई मीन टू से कि पूरे यूनिवर्स का चार्ज कांस्टेंट है। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मास कंजर्व नहीं होता, मास तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मास प्लस एनर्जी इज कंजर्व, चार्ज कंजर्व होता है। तो आपने ये वाली प्रॉपर्टी भी आई होप कि समझ में आ गई होगी, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज। ये चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। गॉट इट? ये मैं डिक्टेट कर रहा हूं, बोल रहा हूं, बट इट विल बी रिटन इन नोट्स, एवरीथिंग विल बी देयर इन नोट्स। आपको समझाना है तो मैं यहां पर यही कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझाने की बातें समझा दूं। नोट्स आपके पास ऑलरेडी जब मैसेज करेंगे तो आई विल शेयर नोट्स। गॉट इट? थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, इसको भी आप ध्यान से सुनो। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब यह है बेटा कि किसी भी बॉडी पर चार्ज है, अगर किसी भी बॉडी पर चार्ज है, सपोज सपोज बेटा सपोज जैसे ये कोई बॉडी है, यहां पर -2 कूलम चार्ज है, यहाँ +3 कूलम चार्ज है। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब चार्ज को हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का सम देख सकते हैं। तो क्यू नेट जो आया बेटा इस बॉडी का चार्ज +2 कूलम प्लस -3 कूलम -2 कूलम -2 कूलम +3 कूलम, इन दोनों का सम क्या आ गया बच्चों, +1 कूलम। तो दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आ गया बेटा कि किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, बट टोटल चार्ज उन सबका एल्जेब्रिक सम होगा। एल्जेब्रिक सम मतलब साइन के साथ हमने ऐड करना है। तो आई होप कि तीनों प्रॉपर्टी चार्ज की समझ में आ गई होगी बेटा। तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी चार्ज की आपको। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? सी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज और एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। गॉट इट? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे की बातें बताऊंगा कि कूलम्स लॉ क्या है, बेसिकली चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूं। बाय।